तो जैसा कि आपको पता होगा ही, वॉरेन बफेट ने 10 साल की ही एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। और अगर हम बात करें उनके एवरेज इंटरेस्ट की, तो उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में 22% का एवरेज कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। अमेजिंग राइट। पर क्या आपने जिम साइमंस के बारे में सुना है? तो जिन लोगों को नहीं पता, जिम साइमंस ने वॉरेन बफेट से भी 3 गुना ज्यादा यानी कि 66% का कंपाउंड इंटरेस्ट 30 सालों तक लिया था। पर फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से काफी ज्यादा कम है। और जिम साइमंस तो बस एक एग्जांपल है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि एक बंदा है जिसने जिम साइमन से भी फाड़ू रिटर्न्स लिए थे। पीटर थिल ने वॉरेन बफेट से ऑलमोस्ट 5 गुना ज्यादा यानी कि 97% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट 22 सालों तक लिया था। और फिर भी उनकी वेल्थ वॉरेन बफेट से काफी ज्यादा कम है। विश्वास नहीं हो रहा ना? पर क्या आपको इसका रीजन पता है? और इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग के इस कॉम्प्लेक्स फॉर्मूले को बहुत ही अच्छे से समझ लिया था कि इस कंपाउंडिंग के फॉर्मूले में रेट ऑफ रिटर्न से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम। अब जैसा कि आपको पता होगा कि वॉरेन बफेट ने काफी कम एज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। पर क्योंकि वो तब बहुत ही छोटे थे तो उनके पास कोई बड़ा अमाउंट तो था नहीं लमसम इन्वेस्टिंग करने के लिए। पर उनको एक बात बहुत अच्छे से पता थी कि बेशक मेरे पास अभी पैसे ना हो, पर टाइम बहुत है और रेट ऑफ रिटर्न को वो अपनी स्किल को इम्प्रूव करके बढ़ा सकते हैं। और ऐसे ही आपको भी सोचना चाहिए कि बेशक ही अभी आपके पास उतने पैसे ना हो, पर टाइम तो बहुत है ना। और अगर आप ये सोचेंगे कि जब 40 या 50 साल के होंगे तब इन्वेस्ट कर लेंगे क्योंकि तब तो आपके पास पैसे भी होंगे। पर यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि जब आप 40 के होंगे तो बेशक आपके पास पैसे होंगे पर टाइम नहीं होगा। फिर चाहे ही आपकी एनुअल इनकम 1 करोड़ ही क्यों ना हो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू इनकॉग्निटो इन्वेस्टर एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इमेजिन करिए दो दोस्त हैं, राम और श्याम, और दोनों की ही एज अभी 20 साल है और दोनों ही महीने का लगभग 5,000 रुपए कमा लेते हैं। तो एक तरफ श्याम जो कि अपनी लाइफ को प्रेजेंट में जीता है, इंजॉय करता है और वो हर महीने अपने पूरे 5,000 रुपए खर्च कर देता है क्योंकि वो सोचता है कि इन्वेस्टिंग वगैरह अंकल लोगों का काम है। तो वहीं दूसरी और राम जो कि अपनी लाइफ को एंजॉय भी करता है पर साथ ही साथ वो काफ़ी ज़्यादा मैच्योर है और इन्वेस्टिंग को लेके भी सीरियस है। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वो पैसे को इन्वेस्ट कहाँ पे करे। तो काफ़ी रिसर्च करने के बाद में राम निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड को चुनता है। और अब जिन लोगों को नहीं पता तो बता देता हूँ, निफ्टी 50 एक इंडेक्स फंड है जो कि ईयरली ऑन एन एवरेज 15% का कंपाउंड इंटरेस्ट देता है। सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, तो अब राम भी श्याम के जैसे ही हर महीने 5,000 कमाता है। पर वो ज़्यादा अमाउंट तो इन्वेस्ट कर नहीं सकता, लेकिन साथ ही साथ राम कंपाउंडिंग के कॉन्सेप्ट को भी काफ़ी बढ़िया तरीके से जानता है। तो वो डिसाइड करता है कि हर महीने वो 1,000 रुपए की SIP कंटिन्यू करेगा 50 साल की एज तक। तो अब 30 साल बीत जाते हैं एंड अब राम की एज है 50 साल एंड उसका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 3,60,000 रुपए जो उसने हर महीने 1,000 करके जमा किए हैं। तो राम ने 3,60,000 जमा किए एंड आफ्टर 30 ईयर्स ऑफ इन्वेस्टिंग ये छोटा सा इन्वेस्टेड अमाउंट ग्रो हो करके 60 लाख का हो गया है। एंड यहाँ पे हमने 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट लिया है। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि राम ने केवल 1,000 रुपए की मंथली SIP की थी और अगर वो 5 या फिर 10,000 की मंथली SIP होती तो ये नंबर काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता। तो अब अगर श्याम की बात करें तो जब श्याम 30 साल का हुआ तब जाके उसकी बुद्धि खुली और उसने मंथली SIP करने को सोची। पर अब क्योंकि वो राम से 10 साल लेट था तो उसने 1,000 की जगह 3,000 की मंथली SIP 50 साल की एज तक करने को सोची ताकि वो राम से आगे निकल सके। तो जब हमारे श्याम बहू 50 साल के हो गए, पर जबकि उन्होंने 3,000 की मंथली SIP की थी, पर क्योंकि वो राम से 10 साल लेट थे इसलिए उनका अमाउंट ग्रो होकर के केवल 43 लाख रुपीस ही हुआ, मतलब राम से 17 लाख कम। तो इस एग्जाम्पल से आप ये तो समझ गए ही होंगे कि आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस बात से उतना फर्क नहीं पड़ता जितना फर्क इस बात से पड़ता है कि आप कब स्टार्ट कर रहे हैं। पर ज़्यादातर लोग इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते क्योंकि उनको स्टॉक मार्केट बड़ा ही कॉम्प्लेक्स लगता है। और इस चीज़ से रिलेटेड वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है। वो कहते हैं कि इफ़ एल्जेब्रा एंड कैलकुलस वाज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टिंग आई वुड हैव टू गो बैक डिलीवरिंग न्यूज़पेपर्स। मतलब अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए कैलकुलस और एल्जेब्रा जैसे मुश्किल टर्म्स लगते हैं तो उन्हें वापस न्यूज़पेपर ही बेचना पड़ता। तो अब सवाल ये उठता है कि जब SIP करने के इतने ही ज़्यादा फायदे हैं तो लोग इसे यूज़ क्यों नहीं कर पाते हैं। इसके वैसे तो काफ़ी ज़्यादा रीज़न है, पर इस वीडियो में हम इसके मेन रीज़न की बात करेंगे जो है वॉल्टिलिटी। बाय द वे हमने SIP के ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बनाई है, तो अगर आपको SIP के मैजिक के बारे में और अच्छे से जानना है तो आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए।
सो गेटिंग बैक टू द टॉपिक एंड अब बात करते हैं एसआईपी के उस वॉल्टिलिटी की जिसके कारण लोग एसआईपी कंटिन्यू नहीं कर पाते। एंड इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में समझने के लिए देखते हैं एग्जाम्पल। सो इस एग्जाम्पल में हम 1000 रुपये की मंथली एसआईपी करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। तो 30 जून 1999 को हमने अपनी फर्स्ट 1000 रुपीज़ की एसआईपी की, देन सेकंड की 30 जुलाई 1999 को, और 30 सितंबर 1999 तक आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था क्योंकि आपकी इन्वेस्टेड अमाउंट तो सिर्फ 4000 थी, पर वो ग्रो होकर के 4266 रुपीज़ हो गई थी। और अपने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जब आपने टोटल 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिए थे तो बढ़ने की जगह उल्टा घट करके काफ़ी ज़्यादा लो हो गए और इसी तरह आगे आने वाले कुछ महीनों की ऊपर नीचे होता रहा। और 1 जनवरी 2001 में जब आपने अपना टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 19,000 कर दिया था तो वो ग्रो होने की जगह उल्टा घट करके 17,000 हो गया। और इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप अपना आपा खो देते हो क्योंकि यार 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय हो चुका है। और अगर आपने इसकी जगह किसी एफडी में भी इन्वेस्ट किया रहा होता तो भी इससे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट हो जाता। और इन्हीं सब चीज़ों से फ्रस्ट्रेट हो करके आप अपनी एसआईपी तोड़कर पैसे निकाल लेते हो एंड बूम, आपका लॉस हो गया। क्योंकि अभी तक जो आपको लॉस हुआ था वो असली लॉस नहीं था, वो तो बस पेपर लॉस था, रियल लॉस नहीं हुआ था। और रियल लॉस अब हुआ है। मेजॉरिटी ऑफ लोग यही गलती करते हैं, वो मार्केट की अप्स एंड डाउन से थक हार के एसआईपी डिसकंटिन्यू कर देते हैं। तो अब देखते हैं कि अगर आपने अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू ना की होती तो क्या होता। तो अब डेट है 30 नवंबर 2016, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट है 2,10,000 एंड वो ग्रो हो करके 8,13,000 हो गया है। एंड अब टाइम को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो अब डेट है 30 अगस्त 2021 को, आपका टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट 2,67,000 है एंड ये अमाउंट ग्रो हो करके 18,68,000 से भी ज़्यादा हो गया है। एंड ये है मैजिक ऑफ एसआईपी कंबाइंड विद द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। और मुझे पता है कि आप में से कई सारे लोग ड्रीमर हैं, तो आप इससे पहले कि आप ये बोले कि ये बस 18 लाख ही हैं, इससे वेल्थ क्रिएट नहीं होगी, तो आपको ये बात भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपने बस 1000 रुपये की मंथली एसआईपी की थी। एंड अगर आप ज़्यादा रुपए की एसआईपी करते तो ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा रिटर्न मिलते। एनीवेज, आपको मल्टी बिलियनियर बनना है तो आपको ये एग्जाम्पल ज़रूर देखना चाहिए। तो जैसा आपको पता होगा कि वॉरेन बफेट की टोटल वेल्थ मोर देन 6.5 लाख करोड़ रुपीज़ है। एंड इसका रीज़न ये है कि उन्होंने 10 साल की एज से ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी, पर अब आप तो उनसे लेट हो गए हो और ना ही आपके पास वॉरेन बफेट जैसा स्किल सेट है, तो आप क्या कर सकते हो। सो आप वॉरेन बफेट से स्किल सेट में भी पीछे हो और इन्वेस्टिंग में भी लेट हो, तो आप डिसाइड करते हो कि आप हर महीने 1000 रुपये की एसआईपी करेंगे निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में। तो अभी वॉरेन बफेट की एज है 91 ईयर्स, तो इमेजिन करते हैं कि आप भी अपने 91 ईयर्स की एज होने तक 1000 रुपये की मंथली एसआईपी की और यहाँ पे आपको 15% का एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, तो 91 ईयर की एज में आपके पास होंगे 187 करोड़ 63 लाख 47,000 एंड 170 रुपीज़। एंड बिलीव मी, 1000 की मंथली एसआईपी के बदले काफ़ी बड़ा अमाउंट है। अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि 91 ईयर्स की एज में इतने पैसे हो भी गए तो हम इंजॉय क्या करेंगे। तो एक बात बताओ, आप खुद तो अपने आप को वॉरेन बफेट से कंपेयर कर रहे हो और उनके जितना पेशेंस भी नहीं रखना है, तो क्या। तो अभी तो हमने जाना कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कहाँ पे करेंगे, बट अब हम जानेंगे कि आप अपने पैसों को इन्वेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहला रूल है वैल्यू इन्वेस्टिंग करने का, स्टार्ट अर्ली। नाउ अब आप में से कई ज़्यादा लोग कहेंगे कि हमें ये पहले से पता है, बट आई एम डैम श्योर कि जो मैं पॉइंट्स इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो आप में से कई लोगों को पता नहीं होंगे। सो अकॉर्डिंग टू द रूल, अगर आपने अपने अर्ली 20s में ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी तो आपकी वेल्थ क्रिएट करने की प्रोबेबिलिटीज़ ज़्यादा हो जाती हैं। एंड ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पैसों को कंपाउंड होने के लिए ज़्यादा टाइम मिल जाता है। एंड अगर आपको कंपाउंडिंग की पावर को डिटेल में समझना है तो आई बटन में क्लिक करके ये वीडियो देख लेना। एनीवेज, आपको पता ही होगा कि वॉरेन बफेट ने काफ़ी कम एज में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दी थी एंड ये उसी का रिजल्ट है कि वो आज दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं। पर यह बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने अर्ली इन्वेस्टिंग का मौका गंवा दिया है तो अब आप स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्रिएट कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास जिम साइमन जैसे लोगों के भी एग्जाम्पल मौजूद हैं कि जिन्होंने काफ़ी लेट इन्वेस्टिंग स्टार्ट की बट फिर भी काफ़ी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट की। हमारा सेकेंड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है ऑलवेज चूज कॉमन कंपनीज। तो अगर आप ये बात माने या फिर ना माने, पर जो कॉमन कंपनीज होती हैं ज़्यादातर केसेस में वही कंपनीज अपने इन्वेस्टर को मोस्ट अनकॉमन प्रॉफिट्स देती हैं।
और अब आप में से कई लोग बोलेंगे कि भाई टेस्ला तो कोई कॉमन कंपनीज नहीं है, फिर भी उसने इतना ज़्यादा अनकॉमन प्रॉफिट दिया। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको ये पहले से पता था कि टेस्ला, जो कि एक इलेक्ट्रिक कार मेकिंग कंपनी है, वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट देगी। और ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि AI, रोबोटिक्स एंड ग्रीन एनर्जी जैसे टॉपिक्स पे पिछले 10 से 15 सालों में खुली हैं, एंड फिर भी इनमें से 90% से ज़्यादा कंपनी अपनी स्टार्टिंग के पहले साल में ही क्लोज हो गई हैं। और यहाँ पे कॉमन कंपनीज से मेरा मतलब है वो कंपनीज जो आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि टूथपेस्ट कंपनी, शू मेकिंग कंपनी एंड ऑल्सो पेंट कंपनीज। एंड वॉरेन बफेट भी इस चीज़ को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि दुनिया चाहे कितना भी बदल जाए, पर इंटरनेट कभी भी लोगों के खाने या फिर च्युइंगम चबाने या फिर सेव करने के तरीकों को नहीं बदल सकता। तो हमारा थर्ड रूल ऑफ इन्वेस्टिंग कहता है कि इन्वेस्ट ऑन कंपनीज नॉट ऑन स्टॉक्स। कहने का मतलब है कि जब कभी भी आप किसी कंपनी के स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको हमेशा ये चीज़ सोचनी है कि आप उस कंपनी के स्टॉक में नहीं, बल्कि उस कंपनी के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड हाँ, इन दोनों चीज़ में फ़र्क है, क्योंकि जब कभी भी आप किसी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो आप भी उस कंपनी के छोटे ही सही पर एक हिस्सेदार हो जाते हो। मतलब वो कंपनी भी अब से आपकी थोड़ी सी ही सही पर आपकी भी है। मतलब अब से आपको किसी की कही सुनाई बातों पे नहीं आना है, ना ही किसी और की टिप को उठाना है। अब आपको खुद से ही कंपनी के फंडामेंटल को पहले अच्छे से एनालाइज करना है एंड फिर इन्वेस्ट करना है। सो द फोर्थ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग इज होल्ड फॉर लॉन्ग टर्म। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझना, क्योंकि ये रूल इन्वेस्टिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है। सो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, जब कभी भी आप किसी कंपनी या फिर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको उससे ज़्यादा समय तक होल्ड करना है, ताकि आपको कंपाउंडिंग का पूरा बेनिफिट मिल पाए। पर जो लोग ये बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट बेकार है, जुआ है, इसमें पैसे बढ़ते नहीं है बल्कि घट जाते हैं, तो ये वो लोग होते हैं जो अपने इन्वेस्टेड अमाउंट पे थोड़ा सा प्रॉफिट मिलते ही तुरंत पैसे विड्रॉ कर लेते हैं, या फिर थोड़ा सा ही डाउन होने पे पैनिक होके तुरंत विड्रॉ कर लेते हैं। मतलब इन लोगों को खुद पैसों को कंपाउंड होने देना नहीं है एंड फिर स्टॉक मार्केट की गलतियां गिनानी है। इनफैक्ट वॉरेन बफेट ये खुद कहते हैं कि जब कभी भी मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं ये मान के चलता हूँ कि अब आने वाले 10 से 20 सालों के लिए मार्केट बंद है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने फिफ्थ पॉइंट की ओर, जो कहता है डोंट डू ओवर डाइवर्सिफिकेशन। तो आपने ये फेमस कोट तो सुना ही होगा कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। मतलब आपको कभी भी अपने सारे पैसों को एक जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, बल्कि 5 से 6 डिफरेंट जगह पे डाइवर्स करके इन्वेस्ट करना है। पर कुछ लोग होते हैं जो इसे गलत समझ लेते हैं और एक साथ 5 से 6 की जगह 15 से 20 जगह पे पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, और ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं, स्पेक्यूलेशन होता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है आपको मैक्स टू मैक्स 6 से 10 जगह पे इन्वेस्ट करना है, एंड ये भी उन जगहों पे जिनके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज हो, एंड या फिर उन कंपनीज के स्टॉक्स में जिन्हें आपने अच्छे से एनालाइज किया हो। बट कुछ लोग होते हैं जो एक साथ 20 से 30 कंपनीज में इन्वेस्ट कर देते हैं, ये समझ के कि स्टॉक्स कोई लॉटरी टिकट है कि इसका भी खरीद लो, इसका भी खरीद लो। इन्हें ये समझना होगा कि स्टॉक्स कोई लॉटरी टिकट नहीं है, एंड ना इस तरीके से आप रातों रात अमीर बन सकते हैं, क्योंकि आपको ये समझना होगा कि स्टॉक्स के पीछे एक्चुअल बिजनेसेस हैं। मतलब अगर आपको 1000% का प्रॉफिट चाहिए तो उस बिजनेस को भी 1000% तक ग्रो होना पड़ेगा। सो बिना सोचे समझे आपको इन्वेस्ट कभी नहीं करना है। नाउ एज आई प्रॉमिस्ड, अब मैं आपको एक बोनस इन्वेस्टिंग टिप बताऊंगा जो आपको कभी भी इन्वेस्टिंग करने से पहले ज़रूर ध्यान देनी चाहिए। सो द रूल इज ऑलवेज कीप एन आई ऑन कंपनी प्रमोटर्स। कहने का मतलब है कि आपको कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर ध्यान रखना है कि क्या वो कंपनी को सीरियसली ले भी रहे हैं या फिर नहीं, और क्या वो प्रमोटर्स कंपनी के शेयर्स को बाय बैक कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि ये शो करता है कि प्रमोटर्स कंपनी को लेके सीरियस है, एंड इससे बिजनेस के फ्यूचर में अच्छा करने की प्रोबेबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। सो गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट द वीडियो। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।